औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंटरव्यू का ग्रैंड सेशन जो है हम ये जो स्टार्ट है इसमें हमने ऑलरेडी 385 तक क्वेश्चन पढ़े हैं। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 386 से ऑनवर्ड। ठीक है, ओके जी। तो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, व्हाट इज एम्बेडेड लर्निंग। तो अगर हम देखें तो एम्बेडेड लर्निंग जो है, इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग व्हिच इज डन along with वोकेशनल स्किल्स। देखो, लर्निंग भी होती है और लर्निंग के साथ साथ हमारे पास जो वोकेशनल स्किल्स, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग, जब हम किसी को सिखाते हैं उसके साथ जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, डूइंग अ टास्क करते हैं, तो इसको हम एम्बेडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, एम्बेडेड लर्निंग मीन लर्निंग कंबाइंस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विद वोकेशनल स्किल्स। नॉलेज भी हम एक्वायर करते हैं और उसके साथ साथ हम वोकेशनल स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं। सिंपली इट्स लर्निंग विद डूइंग अ टास्क। लर्निंग करना और इसके साथ साथ डूइंग एक टास्क भी करना, एक काम भी करना, तो ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइनली जब हम इसको करते हैं तो इसको हम एम्बेडेड लर्निंग कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक और टर्म, ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसमें जब हम ऑनलाइन प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों को मिला के जब हम एक ही टाइम में हम यूज करते हैं तो उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। एम्बेडेड लर्निंग जो हम करते हैं बेसिकली, तो इसके साथ हम वोकेशनल स्किल्स भी सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये एम्बेडेड लर्निंग है। एक और भी इसके साथ मिलता जुलता टर्म है इन्फ्यूजन लर्निंग। तो इन्फ्यूजन लर्निंग जो है वो हम फ्यूचर की जो नीड्स है, नीड सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम करते हैं स्पेसिफिकली, एक बंदा अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो लर्निंग करता है तो उसको हम इन्फ्यूजन लर्निंग कहते हैं। और एम्बेडेड लर्निंग जो है, ये लर्निंग भी होती है, मतलब थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को साथ लेके जब हम चलते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड लर्निंग। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 387 है, व्हाट आर यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्च के हवाले से। क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च चूंकि दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आप लोगों को पहले ये बताता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ भी है। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होता है जो कि क्वालिटी बेस्ड है, जिसमें हम क्वालिटी स्टडी करते हैं, जिसमें हम ओपिनियन, कॉन्सेप्ट, वर्ड्स, इस तरह की चीज़ें स्टडी करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्पेसिफिकली हम स्टडी करते हैं क्वांटिटी को, नंबर्स को, क्वांटिफिकेशंस को, ग्राफ्स को, मेजरमेंट को। ठीक है, फर्स्ट तो ये डिफरेंस है। सेकंड जो है क्वालिटेटिव रिसर्च, ये लेस जनरलाइजेबल है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इट्स मोर जनरलाइजेबल, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड जो डिफरेंस है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज सब्जेक्टिव इन नेचर वाइल क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ये एक और इसका डिफिनीशन हो गया। अच्छा जी, इट्स इजी टू एनालाइज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव डेटा। एक और भी इसका डिफरेंस है। क्वालिटेटिव डेटा जो होगा तो हम उसको एनालाइज एज सच इतनी आसानी से नहीं कर सकते जितना हम क्वांटिटेटिव रिसर्च हम करते हैं। अच्छा जी, क्वालिटेटिव रिसर्च की एक खूबी ये है कि इसमें हम लार्ज सैंपल साइज को स्टडी नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लार्ज सैंपल साइज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है बेसिकली दैट्स डिडक्टिव इन नेचर, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, दिस इज इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये सारे जो है ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम हाइपोथेसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस तरह यूज करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो हम बहुत ही ज्यादा हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। दो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हमारे साथ यूज होते हैं ज्यादातर। एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एक होता है नल हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस वो होता है कि मीन के असर है ही नहीं, इफेक्ट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये एक रिसर्च करना चाहे क्लास 6 के स्टूडेंट के ऊपर कि ये जो मल्टीमीडिया है इसका इम्पेक्ट है लर्निंग के ऊपर, स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर मल्टीमीडिया का असर है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है, ये जो है
का हमने लिखा, और अब हम इसको प्रूव करना चाहे, रिसर्च करना चाहे कि आया इसका असर है कि नहीं है, तो इसका नल हाइपोथेसिस जो होगा वो ये होगा कि इसका असर, अगर हम ये मालूम करना चाहे कि असर है, तो इसका जो उलट होगा, असर नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन करेंगे, लास्ट में जब हम कंक्लूजन देंगे, तो कंक्लूजन से हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, ये एक्सेप्ट हो रहा है कि ये रिजेक्ट हो रहा है। तो ये तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होता है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस की इतनी ज्यादा अहमियत एज सच इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ज्यादातर जो यूज करते हैं, हम क्वेश्चंस को ही यूज करते हैं, या रिसर्च प्रॉब्लम जो है, या रिसर्च क्वेश्चन जो है, या रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है, ये तीनों चीजें हम उसमें ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। In qualitative research, a hypothesis is used in the form of a clear statement concerning the problem to be investigated. इसमें भी होता है, हम यूज कर सकते हैं हाइपोथेसिस, एज सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर यूज नहीं करना चाहे तो हम प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी यूज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं, सच इतनी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती इसमें। और अगर यूज भी करते हैं तो क्लियर स्टेटमेंट जो है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। वाइल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप टू बी टेस्टेड, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्पेसिफिकली जो हाइपोथेसिस होता है उसका प्रॉपर एक टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, ये सारे जो है हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेस्ट है। ठीक है। अच्छा जी, आवाज़ पहुंच रही है मेरी, हादिया साहिबा, अलिफ गुल साहिब? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, सुन। जी जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, समझ आ रही है। हाइपोथेसिस का आपने बताया, हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जी जी जी। रिजेक्ट करेंगे, और अल्टरनेटिव का जो है वो accept करेंगे। फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। कैसे देखो, करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे जी पास जी एक जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो होगा अल्टरनेटिव, वो एक्सेप्ट होगा। अगर जी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, नल तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। बस सिंपल सा यही एक किस्सा है। लेकिन अगर गलती से एक नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हमने रिजेक्ट किया, मतलब ट्रू है और उसको हमने रिजेक्ट किया, तो इसको हम टाइप वन एरर कहते हैं। लेकिन अगर वो फॉल्स है और हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो इसको हम टाइप टू एरर कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, काज ऑफ ड्रॉप आउट के काजेज, और जी जी, कुछ पूछना चाहती है आप, हादिया साहिबा? अच्छा, आपकी आवाज़ में काफ़ी टाइप जी जी जी। के अच्छा टाइप हाइपोथेसिस उसको हमने अच्छा क्या जी, सॉरी सॉरी, नेटवर्क थोड़ा वीक है, कनेक्टिविटी थोड़ा, नेटवर्क थोड़ा वीक है, दैट्स वाई डिस्कनेक्ट हुआ हमें। अच्छा हादिया साहिबा, आप कुछ पूछना चाहती थी, यू कैन आस्क नाउ। जी हाइपोथेसिस लेंगे तो तब वन होगा। अच्छा, आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन है, ये नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू है। आपकी आवाज़, अच्छा अच्छा। अच्छा जी, सॉरी, नेटवर्क का स्टिल प्रॉब्लम है, लेकिन चलो गुजारा होगा। अच्छा हादिया साहिबा, वंस अगेन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी। सर टाइप वन एंड टाइप टू जरा बता दें। अच्छा अच्छा, देखो, मैंने आपको कहा कि नल हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है। अभी अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और गलती से हमने उसको रिजेक्ट किया, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है लेकिन गलती से हमने उसको रिजेक्ट किया, तो इसको हमने टाइप वन एरर कहना है, इसको हम टाइप वन एरर कहते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू नहीं है और हमने इसको गलती से एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया, तो इसको हम टाइप टू एरर कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, आवाज अभी मेरी क्लियर है?
कंफर्म कीजिएगा। हादिया साहिबा, उस्मान अली साहिबा, मैम आप क्या क्लियर है कंफर्म कीजिएगा। मेरी जी जी। आवाज? ओके जी, ओके। अच्छा जी, काजेज ऑफ ड्रॉप आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरव्यू में। तो ड्रॉप आउट के जो काजेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो मेन है वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट, नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है? द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट where all the necessities of all the children are addressed and the environment is free to all the children to share all their views। तो ये हमारे पास एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा। तो जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तब भी जो है ड्रॉप आउट हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन इज एन आर्च, इट इज़ अ पुश which speed up an activity to achieve a desired goal of the organization। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक। अच्छा जी, तो लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये रीजन है जो कि ड्रॉप आउट काज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 389 है, टॉक अबाउट एन आर्टिकल ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जो आर्टिकल है वो है 25A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये 18 अमेंडमेंट एक्ट 2010 जब वो हुआ था। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि 3 घंटे हो गए यहाँ पर बिजली नहीं है और नेटवर्क का भी यही मसला है। तो खाक हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा बिल्कुल। हम पीछे जा रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, दुनिया जा रही है 5G 6G की तरफ और हम जो है 2G की तरफ जा रहे हैं। क्या ख्याल है उस्मान भाई? हाँ हाँ सर, बिल्कुल आप बजाओ। अभी ये क्या है यार, हम थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं अगेन वो डिस्कनेक्ट। पता है मैंने 3 4 सिम जो है वो चेंज किए इसी ही ताकि नेटवर्क अच्छा हो, ये पढ़ाने में मसला ना हो। जेस मैंने ले लिया, यू फोन ले लिया, टेलीनार ले लिया। बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक पे, लेकिन बिल्कुल एक में भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में जितनी भी ये कंपनियां हैं ये लॉस में जा रही है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इफेक्टिवली। हाँ मे बी सर, ये नेटवर्क ठीक नहीं है, कोई भी नेटवर्क और कहीं पर भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो थोड़ा। जी। रही है बिल्कुल स्लो, ये इधर आ रही है मेरी तरफ स्लो, या बाकियों को भी इसी तरह ही? नहीं, बेसिकली इस तरह है मैम, कल जो है जियो न्यूज़ पे भी वो हामिद मीर वो उसका जो जो आ रही है अ, जी, वो डिस्कस कर रहा था जो आ रही कि है आवाज ओवरऑल मैम, वो ओवरऑल क्लियर है। पाकिस्तान में ही मसला है ये नेट का। जी। अच्छा जी। अच्छा मैम, स्लो का कह रही हैं? मैम से मैं यही कह रहा था कि अच्छा अच्छा। जो आ रही है वो ये बात तो ठीक है। अच्छा जी। नहीं, अ- मेरे यहाँ नेट क्लियर नहीं, शायद उनके यहाँ कोई इशू हो इस वजह से। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अच्छा, आर्टिकल ठीक है। आर्टिकल 25A जो है इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 25A which stated that it's the responsibility of government to provide free and compulsory education to all the citizens of Pakistan from age 5 years to 16। ठीक है। एज 5 से 16 तक ये जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू 25A कि वो उसको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। क्वेश्चन नंबर 390 है, व्हाट इज बेस फॉर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। तो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के लिए जो बेस है वो लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू के बगैर हम हाइपोथेसिस डेवलप नहीं कर सकते। इवन हम अपना प्रॉब्लम भी जो है वो चूज नहीं कर सकते। जो बंदा चाहता हो कि मेरा रिसर्च स्ट्रांग हो,
मेरा रिसर्च जो है वो ऑथेंटिक हो, वो जेन्युइन हो, तो उसको चाहिए कि मोर फोकस करे अपने लिटरेचर के ऊपर। जितना लिटरेचर वो पढ़ेगा तो उतनी ही उसकी टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, और उतना ही उसका जो रिसर्च होगा वो ऑथेंटिक होगा, इफेक्टिव होगा, वैलिड होगा, रिलायबल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 391 है, व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, इसके ना रूल्स होते हैं, ना कवायद जवाबित होते हैं। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कहीं से भी हम लर्न कर सकते हैं। इस टाइप की एजुकेशन ये लर्निंग कर सकते हैं, फैमिली के अंदर भी, मॉस्क में भी, पीयर ग्रुप में भी। तो हर जगह पर ये हम जो है ये हासिल कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, और ना इसके लिए किसी डिग्री और सर्टिफिकेट की, अवार्ड की ज़रूरत है। It's a lifelong education which has no rules and regulation, not planned, and it's not achieved for the purpose of a degree or certificate. It can be achieved from family, peer group, and anywhere. ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 392 है, व्हाट इज गेरी प्लेन? तो गेरी प्लेन जो है, इससे पहले हमने एक प्लेन पढ़ा था, डाल्टन प्लेन। तो डाल्टन प्लेन में हमने ये पढ़ा था कि ये हैरी पार्कहर्स्ट जो है, हेनरी पार्कहर्स्ट उन्होंने दी है। डाल्टन चूंकि यूएसए का एक शहर है, तो उसी नाम से इन्होंने एक प्लेन जो है वो मंसूब किया था, और उसमें 3 चीज़ें थी, होम, असाइनमेंट एंड स्कूल। ठीक है। और गेरी प्लेन जो है, इसमें थोड़ा चेंज है। It was presented by Albert Gary in 2006. It is also called work, study, play, plan. Work, study, play, plan. ठीक है, 4 एलिमेंट है इसके। According to this plan, the whole class is divided into 2 groups. One was teach by, अच्छा sorry, the whole class नहीं, the whole school. The whole school is divided into 2 groups. One was teach by specialized teachers, while the second group was taught in specialized equipped एनवायरनमेंट। इन्होंने ओवरऑल स्कूल में जो क्लासेस थी उनको ख़त्म की थी, और सारे स्कूल को 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया था। एक को स्पेशलाइज्ड इक्विप्ड, जो स्पेशलाइज्ड टीचर थे, ट्रेन टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे। और सेकंड को स्पेशलाइज्ड इक्विप्ड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट इक्विप्ड मतलब उसमें जो एविएट्स वगैरह थे, रिच माहौल था, जिस तरह मारिया मोंटेसोरी कहती है कि द एनवायरनमेंट शुड बी रिच। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें थी। तो इन्होंने ओवरऑल स्कूल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एनवायरनमेंट था, और एक स्पेशलाइज्ड टीचर थे। ठीक है। तो ये उनको पढ़ाते थे। और जो हमारे पास डाल्टन प्लेन था, उसमें होम, असाइनमेंट एंड लेबोरेटरी, ये 3 चीज़ें थी। तो होम के अंदर वो क्या करते थे, बच्चे होम के अंदर पढ़ते थे, उसका एक स्कूल होता था। और लेबोरेटरी जो थी, लेबोरेटरी के अंदर वो अक्सर काम वगैरह करते थे। होम, लेबोरेटरी एंड स्कूल, और स्कूल के होम, लेबोरेटरी, और एक और भी था, होम, लेबोरेटरी एंड स्कूल था मेरे ख्याल में, हाँ। और स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ते थे, और और लेबोरेटरी के अंदर वो कुछ काम करते थे। और एक और होम, लेबोरेटरी एंड स्कूल, ये 3 थी। और होम के अंदर जो है वो काम करते थे, जो कि फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट वगैरह है और वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो वो काम वो करते थे। चलो मैं ग्रुप में इसको डिस्कस भी कर लूँगा। ये जो डाल्टन प्लेन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है इंटरव्यू में, तो दैट्स वाई। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अगर किसी को इसके पार्ट्स का पता हो तो दे कैन शेयर। जी, डाल्टन प्लेन के बारे में किसी को पता है? होम, असाइनमेंट और लेबोरेटरी थी। तो होम में जो थे वो पढ़ते थे स्टूडेंट। और असाइनमेंट जो थी, वहाँ पर स्टूडेंट जो थे वो अपने असाइनमेंट वगैरह के जितने भी काम थे तो वो करते थे, और लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल वर्क करते थे। तो ये 3 चीज़ें जो थी ये रिलेटेड थी डाल्टन प्लेन के साथ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 393, व्हाट आर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग? ये तो पहली इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग कौन से हैं। 3 टाइप्स है। एक है डायरेक्टिव काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग, एक है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और एक है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। डायरेक्ट काउंसलिंग बाय विलियमसन, ये विलियमसन ने डायरेक्ट काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, कार्ल रॉजर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहते हैं। एंड इक्लेक्टिक काउंसलिंग बाय बॉर्डन। ठीक है। 3 टाइप है काउंसलिंग की। विलियमसन की है एक, एक जो है कार्ल रॉजर की है, और एक बॉर्डन की है। विलियमसन ने जो दी है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग और डायरेक्टिव काउंसलिंग।
नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है ये हमारे पास कार्ल रॉजर ने, और एक्लेक्टिक जो होती है वो बॉर्डन ने दी है। अच्छा, हमारे पास जो डायरेक्ट काउंसलिंग होती है तो इसमें जो काउंसिली होगा, मतलब जिसकी काउंसलिंग की जाती है, क्लाइंट जो होगा उस वो जो है वो इसमें पेशियो होगा, जबकि जो हमारे पास काउंसलर होगा वो एक्टिव होगा। और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जिस तरह हम इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी कहते हैं, तो यहाँ पर जो काउंसिली होगा, जो क्लाइंट होगा वो एक्टिव होगा, जबकि काउंसलर जो होगा वो पेशियो होगा। और एक्लेक्टिक में हम दोनों यूज कर सकते हैं सिमल्टेनियसली, जहां जरूरत होगी तो वहां पर काउंसलर जो है वो एक्टिव होगा, और जहां पर जरूरत होगी तो वहां पर क्लाइंट जो है वो एक्टिव होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 394 है, व्हाट इज मीन बाय स्कूल पॉलिसी। स्कूल पॉलिसी क्या है? बेसिक गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट द स्कूल टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। बेसिक गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट द स्कूल टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। बेसिक गाइडलाइंस है। पॉलिसी क्या होती है? बेसिक गाइडलाइंस होती है। पॉलिसी के बहुत ज्यादा टाइप्स है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी, जिसकी मायाद जो होती है तकरीबन 1 से 2 साल तक होती है, शॉर्ट टर्म। देन मीडियम टर्म पॉलिसी, तो मीडियम टर्म पॉलिसी या प्लानिंग जो होती है हमारे पास वो 5 ईयर तक होती है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो होती है वो हमारे पास 10 ईयर और 10 ईयर से जो एक्सीड कर जाता है तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी।